वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज इस सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं व्यापम द्वारा जो पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर करवाया गया था 12 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में। चलिए इस पेपर को आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पूरा 1 to 100 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के और साइंस के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे और आपको इस पेपर की PDF विद आंसर्स मिलेगी। आपको यहाँ हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखी हुई है टेलीग्राम चैनल की, तो आप वो चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहला इसमें कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस हम सभी को पता है कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये किन की जन्मदिन की याद में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू। किसकी जन्मदिन की याद में? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस। इनको प्यार से क्या बोला जाता था? इनको प्यार से चाचा जी बोला जाता था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि भारत में किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सबसे अधिक है। तो प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा हैं? तो सबसे ज़्यादा अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो हावड़ा जो आपका रेलवे स्टेशन है यहाँ पर प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा हैं। कहाँ पर हैं? हावड़ा में। टोटल कितने प्लेटफॉर्म हैं यहाँ पर? टोटल हैं आपके 23 प्लेटफॉर्म। टोटल 23 प्लेटफॉर्म हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आपके पर। ये किस स्टेट में है आपका? ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये भारत का सबसे व्यस्त प्लेटफॉर्म है। कौन सा है? ये भारत का सबसे व्यस्त प्लेटफॉर्म बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हावड़ा प्लेटफॉर्म को सबसे व्यस्त प्लेटफॉर्म। और अगर आपसे क्वेश्चन अगले पेपर में कभी भी पूछा जाता है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की अगर बात आए तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है आपका गोरखपुर का। कौन सा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी। तो ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनमें कोई डिस्क्रिप्शन की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहली भारतीय मूक फिल्म जो थी वो कौन सी थी आपकी? राजा हरिश्चंद्र थी। पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? क्या था इसका आंसर? पहली भारतीय मूक फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी। कब हुई थी? 1913 में, सन 1913 में रिलीज हुई थी भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। तो देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, इसको क्या बोला जाता है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? ये है आपका उत्तराखंड में स्थित। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है आपका? MP में। कहाँ पर है? MP में। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? ये है मणिपुर में। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपका कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में स्थित है? ये है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जिम कार्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कूनो कहाँ पर है? MP में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। और सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा मणिपुर में स्थित है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पर्ल सिटी के नाम से जो शहर जाना जाता है उसका नाम है हैदराबाद। पर्ल सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? पर्ल सिटी के नाम से हैदराबाद शहर जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार होती है किसकी? पर्ल की, यानी कि मोती की। किसकी? पर्ल की यानी कि मोती की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। सबसे ज़्यादा पैदावार होती है किसकी? मोती की। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पर्ल सिटी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन सा दिया है यहाँ पर कि भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा पुल कौन सा है? ये है आपका भूपेन हजारिका पुल। भारत में जल पर जो सबसे लंबा पुल बना है उसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। और इसका नाम एक और दिया गया है इसको। इसका नाम क्या दिया है? इसको दिया है ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ढोला सादिया पुल के नाम से जाना जाता है। और ये स्थित कहाँ पर है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? ढोला सादिया पुल या फिर आपका भूपेन हजारिका पुल। इसकी अगर लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें तो इसकी लंबाई जो है आपकी वो है 9.15 किलोमीटर। कितनी लंबाई है जल में इसकी? टोटल लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। अगर इसकी विड्थ की, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है आपकी 12.9 मीटर। लंबाई आपकी किलोमीटर में है और जो चौड़ाई है वो आपकी मीटर में है। चौड़ाई कितनी है? 12.9 मीटर है और लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये कौन सा पुल है? जल में बना सबसे लंबा पुल आपका भूपेन हजारिका पुल। इसको ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि जो आपका मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र आपका स्थित है ग्वालियर के पास में, भिंड में। कहाँ पर स्थित है? भिंड में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास में है? तो घाटी गांव नाम की जो जगह है वो किस जिले के पास में है? ग्वालियर के पास में। और यहीं पर इसका वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। किस जिले के पास में है? ये आपका ग्वालियर जिले के पास में है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का आपका मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्यालय आपका स्थित है जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? बोलने का मतलब है कि विक्टोरिया जो मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल को कब से कब तक बनवाया गया था? ये बनना प्रारंभ हुआ था 1906 में और ये इसका कार्य कंप्लीट हुआ था 1921 में। विक्टोरिया मेमोरियल का कार्य 1906 में प्रारंभ हुआ था, 1921 में बनके तैयार हो गया था। और ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये स्थित है आपका कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटकर किस आंदोलन से जुड़े हैं? प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटकर का अगर कहीं भी नाम आपको सुनाई देता है तो आप डायरेक्ट जाना नर्मदा बचाओ आंदोलन पे। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका आपका? मेघा पाटकर का जो सीधा सीधा रिलेशन है वो नर्मदा से रिलेशन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जुड़ी हुई हैं। कौन? मेघा पाटकर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री बोला जाता है, नदी जिसको भगवान शिव की पुत्री बोला जाता है वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है आपकी नर्मदा। नर्मदा नदी को आपका मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है।
और इसको रेवा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेवा के नाम से। इसकी जो आपको लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। ये आपके और भी क्वेश्चंस में पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये भी आपका पूछा गया है। इस पेपर में आपका पूछा गया है कि भगवान शिव की पुत्री कौन है, तो वो भी आपकी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो नदी कहलाती है नर्मदा ही कहलाएगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा है यहाँ पर। वर्तमान से मतलब इनका कब से है, ये पेपर आपका कब हुआ था? 2017 में। तो 2017 के हिसाब से मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे उस वक्त 2017 में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे अचल कुमार ज्योति। कौन थे? अचल कुमार ज्योति। अगर आपके अगले क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आप आंसर कौन सा टिक करेंगे? आप आंसर टिक करेंगे सुशील चंद्रा। कौन है अभी आपके वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त? वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी हैं सुशील चंद्रा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी? तो सांची पहाड़ी की चोटी पर जो पुरातत्व संग्रहालय है उसकी स्थापना करी गई थी सर जॉन मार्शल द्वारा। किसके द्वारा करी गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा करी गई थी। और अगर सांची की बात करें आप, तो सांची का जो स्तूप है, सांची में क्या आपका स्थित है? सांची में स्थित है आपका सांची स्तूप। क्या है? सांची स्तूप, जो कि आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये सांची स्तूप आपको एक नोट पर भी मिलता है। किस नोट पर मिलता है? सांची स्तूप का जो फोटो है वो मिलता है आपको 200 के नोट पर। कौन से नोट पर मिलता है आपको? 200 के नोट पर पीछे आपको सांची का स्तूप छिपा हुआ मिलता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि ये सीरीज दी है, इसमें हमको विषम याद करना है। सीरीज कौन सी दी है? 6, 12, 18, 25 और 30 ये सीरीज दी है। अगर आप इस सीरीज को गौर से देखेंगे तो ये हमें 6 का लगभग पहाड़ा दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा? 6 का इंटू 2 हो जाएगा। मतलब इसमें अगर डिफरेंस देख लेते हैं सिंपल, तो यहाँ डिफरेंस क्या है? 6 का है। यहाँ भी डिफरेंस 6 का है। यहाँ भी डिफरेंस उस हिसाब से 6 का ही चाहिए और यहाँ भी 6 का चाहिए। लेकिन 6 में अगर हम 6 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 12। ये सही है। 12 में फिर से आप 6 को प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 18। ये भी सही है। 18 में फिर से आप 6 को ऐड करेंगे तो ये नंबर आपका यहाँ पर क्या आएगा? 24। क्या आएगा यहाँ पर? 6 इंटू 4 कितना हो जाता है आपका? 24 हो जाता है। तो ये जो 25 होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ? विषम। अब 24 में आप फिर से 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो ये भी क्या है आपका? सही है। तो जो गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव भारत में किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? ये आयोजित किए गए थे 1952 में। कब आयोजित किए गए थे? 1952 में आयोजित किए गए थे, जिसमें 489 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस इनमें से जीती थी 364 सीटें। कितनी सीटें जीती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपकी पार्टी है वो जीती थी 364 सीटें 364 सीटें जीती थी। और इसके बाद क्या जवाहरलाल नेहरू को क्या बना दिया गया था? पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इसमें कौन सी पार्टी जीती थी? सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। ये आम चुनाव हुए थे आपके 1952 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक खास कोड भाषा में, ये इस तरीके से कोड दिया है, इसका मतलब है ये और इसका मतलब दिया है ये। तो इस कोड भाषा में हमको किसका मतलब निकालना है? DOMN का। हमको किसका मतलब निकालना है? DOMN। DOMN अगर बात करें तो हमें दोनों में दिख रहा है।
इसमें यहाँ पर दिख रहा है, इसमें यहाँ पर दिख रहा है, और इसका जो कॉमन वर्ड दोनों में दिया है वो कौन सा दिया है, यहाँ पर इसमें दिया है व्हाइट स्वीट शुगर और इसमें दिया है शर्ट वाज व्हाइट। तो व्हाइट जो कोड है आपका वो दोनों जगह कॉमन दिया है, तो ये कोड आपका किसका हो जाएगा, DOMN का कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा आपका व्हाइट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि रिमोट को ये इससे कोडेड किया गया है, तो कंप्यूटर को क्या कोड किया जाएगा। रिमोट का कोड यहाँ पर क्या दिया है, REMOTE का जो कोड है वो क्या दिया गया है, EROMET ये दिया गया है। इसमें क्या रिलेशन दिया है, देखिए ये वर्ड यहाँ है, ये वर्ड यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो इस तरीके से अगला रिलेशन देखेंगे हम, किस में देखेंगे, COMPUTER में। इसमें O यहाँ कर देंगे हम, C यहाँ, इसी तरीके से यहाँ कर देंगे, इसमें P और M ये यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा T और U और ये हो जाएगा आपका R और E। तो ये कोड जो है आपका OCPMTURE ये आपको किस में मिल रहा है, ये आपको ऑप्शन में मिल रहा है OCPMTURE, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो बिजनेस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 8 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। अच्छा, 8 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, तो हम इसका आंसर क्या कर देंगे, 8 फैक्टोरियल। लेकिन हमको यहाँ पर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो एस जो वर्ड है वो आपको यहाँ पर कितनी बार दिया है, एस जो वर्ड है वो दिया है हमें 3 बार। कितनी बार दिया है, 3 बार। तो 3 फैक्टोरियल हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, और इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा, 6720। कौन सा नंबर होगा ये, 6720 ये नंबर होगा। तो 6720 बार ये विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं किन अक्षरों का प्रयोग करके, इन 8 अक्षरों का प्रयोग करके, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। क्या दिया है कि सभी गायक अच्छे अभिनेता हैं, तो सभी गायक ये सिंगर हमने यहाँ पर ले लिया और अच्छे अभिनेता को यहाँ पर हमने एक्टर ले लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि रोहन एक गायक है, तो गायक के अंदर भी एक पोर्शन किसका आ जाएगा, आपका रोहन का। इस तरीके से ये बन जाएगा, या फिर आपको ये इतना इसको थोड़ा और बड़ा बना लीजिए। ये रोहन का जो पोर्शन है यहाँ पर आ गया, इसके बाद ये पोर्शन सिंगर का आ गया और उसके बाद ये पोर्शन आ गया आपका एक्टर का। अगला दिया है कि रोहन इज अ गुड एक्टर, तो ये जो रोहन वाला पोर्शन है ये आपका एक्टर के और सिंगर दोनों के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है कि सभी अच्छे अभिनेता गायक हैं, तो अभिनेता का जो पोर्शन है वो आपका बड़ा है और सिंगर का जो पोर्शन है वो छोटा है। अभिनेता के एक साइड में ये आपका कवर कर रहा है, तो ये पूरा एरिया तो यहाँ पर कवर नहीं होगा। तो सभी अच्छे अभिनेता गायक तो नहीं होंगे, लेकिन सभी गायक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो आंसर आपका लिया जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि किन को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर जी कौन थे। अब ये उस फील्ड से रिलेटेड ही थे जिस फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कौन थे, ये थे आपके वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट थे। जो शांति स्वरूप भटनागर थे ये साइंटिस्ट थे, तो ये जो पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा, साइंटिस्ट को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, साइंटिस्ट को दिया जाएगा, मतलब वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। ये पुरस्कार देना प्रारंभ कब से हुआ था, ये पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था 1957 से। कब से देना प्रारंभ हुआ था ये पुरस्कार, 1957 से।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला पूरी करनी है। लुप्त संख्या हम यहाँ से कैसे चुनेंगे, पहले देख लेते हैं हम इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो इसमें कितना ऐड करने पर हमें अगला नंबर मिल जाएगा, इसमें हमें अगर ऐड करेंगे 4 तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 6। 4 ऐड करने पर 6 में कितना ऐड करने पर हमको 12 मिलेगा, 6 में 6 ऐड करने पर ही 12 मिलेगा। 12 में कितना ऐड करने पर 20 मिलेगा, तो 12 में आपको 8 ऐड करने पर 20 मिलेगा। इसी तरीके से अगर इस सीरीज को देखें, यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो अगला 2 जब हम बढ़ाएंगे तो अगला कितना बढ़ना चाहिए, 10। कितना बढ़ना चाहिए अगला, 10। और 10 को अगर आप 20 में जोड़ेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर, 30। तो 30 दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सीरीज पर ही आधारित है, ये सीरीज हमको कंप्लीट करनी है। अब इसमें रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ आपका जो डिफरेंस है वो 5 का दिया है, मतलब 5 नंबर जोड़ा है। 15 में 5 जोड़ने पर 20 आ गया। अब 20 में आपको कितना जोड़ने पर आएगा, 10 जोड़ने पर 30 आएगा। तो अगर इसी सीरीज में अगला देखेंगे तो यहाँ 5 ऐड कर दिया, फिर से अगले में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा यहाँ पर, 15। 30 में अगर आप 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ जो नंबर आएगा वो कौन सा होना चाहिए, 45। यहाँ नंबर कौन सा होना चाहिए, 45, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका सीरीज कंप्लीट करनी है। चलिए इस सीरीज को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, इनके बीच में डिफरेंस कितने का दिया है, 2 का दिया है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का दिया है, 4 का दिया है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का दिया है, 8 का दिया है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का दिया है, 16 का दिया है। अब ये डिफरेंस हमें क्या समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है 2 की पावर 1 का, 2 की पावर 2 का, 2 की पावर 3 का, 2 की पावर 4 का। अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 की पावर 5। 2 की घात 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की घात 5 की वैल्यू होती है 32। 32 को आप 33 में जोड़ेंगे तो नंबर कौन सा आएगा अगला, 65। नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर अगला, 65 नंबर आएगा। तो 65 नंबर कौन से में दिया है, आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ फल अंगूर नहीं है। तो कुछ फल, ये पोर्शन है आपका, ये कॉमन है दोनों में, फ्रूट का और अंगूर को हमने यहाँ पर ए से ले लिया। तो क्या दिया है यहाँ पर कि फ्रूट का और अंगूर का ये वाला पोर्शन है, ये कॉमन है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, फल नहीं है वाला पोर्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब कथन क्या दिया है कि कुछ सब्जियां फल नहीं है। तो फल, ये वाला जो पोर्शन होगा वो आपका फल वाला हो जाएगा, और ये सब्जियों को हमने एस ले लिया यहाँ पर। तो ये सब्जियों का ये वाला पोर्शन है बाहर वाला, वो क्या हो जाएगा आपका, ये फल नहीं हो जाएगा। तो ये फल नहीं है, यहाँ पर भी ये फल नहीं है। इस तरीके से ये पोर्शन ले लिया। अब आपके निष्कर्ष क्या दिए हैं कि कुछ सब्जियां अंगूर हैं। तो अंगूर और सब्जियों का ये पोर्शन आपको कॉमन दिया है। तो ये हमें यहाँ पर जो रिलेशन दिया है वो दोनों जगह क्या दिया है, कुछ नहीं वाला रिलेशन। दोनों जगह हमें क्या दिया है, कुछ नहीं वाला रिलेशन दिया है। तो डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते, ये फिगर इस तरीके से और भी हम बना सकते हैं। ये आपका फ्रूट का हो गया, ये अंगूर का हो गया, और ये हो गया आपका सब्जियों का। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इनमें से कुछ मैच भी करें। क्या है, जरूरी नहीं है कि कुछ मैच भी करें। तो अगला, अगर हमें कुछ नहीं वाला आपको यहाँ कथन में दिया है तो डेफिनेटली हम किसी भी चीज के बारे में राइट नहीं बोल सकते। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा कि कुछ फल सब्जियां अंगूर हैं, तो हम नहीं बोल सकते। कुछ नहीं है ये तो हमें दिया है, लेकिन कुछ है ये हमें डेफिनेटली नहीं बोला, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। अगला दिया है कि कुछ फल सब्जियां हैं, तो ये भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। पहला कौन सा था आपका, फल और अंगूर के बीच में रिलेशन था। तो ये कुछ नहीं वाला रिलेशन हमको दिया है, लेकिन कुछ वाला रिलेशन नहीं दिया। तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके यहाँ गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष आपका 2 अनुसरण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ भी कथन और निष्कर्षों पर आधारित ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। क्वेश्चन दिया है कि सभी छायाचित्र एल्बम हैं, यानी कि सभी जो फोटो हैं वो एल्बम है। फोटो को P ले लिया और एल्बम को
ये ले लिया। इस तरीके से ये बना दिया हमने। अगला दिया है कि सभी एल्बम लेमिनेशन है, सभी एल्बम को किसके अंदर कर दिया आपको, लेमिनेशन मतलब एल के अंदर कर दिया। अगला निष्कर्ष क्या पूछा है यहाँ पर कि सभी छायाचित्र लेमिनेशन है। क्या दिया है, सभी छायाचित्र लेमिनेशन है, यानी कि जो सभी फोटो हैं वो लेमिनेशन के अंदर हैं, तो ये राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि सभी लेमिनेशन छायाचित्र हैं, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, राइट नहीं होगा। लेमिनेशन का पोर्शन आपका क्या है, बड़ा है, फोटो का पोर्शन छोटा है, तो ये हो जाएगा गलत। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी आपका कथन और निष्कर्षों पर आधारित है। क्वेश्चन क्या दिया है, सभी फ्लॉपी सीडी हैं, सभी फ्लॉपी को किसके अंदर कर दिया, सीडी के अंदर, इस तरीके से। अब कुछ डीवीडी फ्लॉपी हैं, तो कुछ डीवीडी को यहाँ पर किससे मैच कर दिया, फ्लॉपी से कर दिया, तो निष्कर्ष क्या निकल के आते हैं कि कुछ डीवीडी सीडी हैं। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन डीवीडी और सीडी का कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट। अगला दिया है कि कुछ डीवीडी सीडी नहीं है, तो अगला यहाँ पर हमें सही वाला मतलब कुछ वाला रिलेशन दिया है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं वाला रिलेशन यहाँ पर मैच नहीं कर सकते, तो ये जो ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। क्या दिया है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी गई थी, पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी 24 जून 1939 को। कब करी गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, 22 जून 1939 को करी गई थी। 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गलत संयोजन पहचानना है इस सीरीज में। सीरीज हमें क्या दी है, सीरीज दी है 1, 3, 5, 7, 10 और 11, ये सीरीज हमें दी है। अब इस सीरीज में हम रिलेशन कैसे पहचानेंगे, पहले रिलेशन देखते हैं। यहाँ कितना डिफरेंस दिया है, यहाँ दिया है 2 का डिफरेंस, यहाँ भी दिया है 2 का डिफरेंस, यहाँ भी दिया है 2 का डिफरेंस, तो आगे भी क्या होना चाहिए हमारा, 2 और 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए, 1 में आप 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ये सही है। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, ये भी सही है। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, ये भी सही है। अब 7 में आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ नंबर कौन सा आना चाहिए, 9, लेकिन क्या दिया है, 10 दिया है, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत। अब 9 में आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 11, तो ये भी सही है। तो जो गलत होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। गलत यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, ये इसमें भी हमें गलत संयोजन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ सीरीज क्या दी है आपकी, यहाँ पर सीरीज जो दी है वो दी है आपकी 3, 8, 13, 26, 41 और 70। देखिए इसमें भी डिफरेंस बहुत कम कम दिया है, तो यहाँ पर भी हमारा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस का लगभग डिफरेंस निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस कितने का दिया है, 5 का दिया है। इसमें डिफरेंस कितने का दिया है, 5 का। अब अगला जो डिफरेंस दिया है वो कितने का दिया है, यहाँ 13 का दिया है। अगला डिफरेंस यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ दिया है आपका 15 का। अगला डिफरेंस इसके बाद कितना का दिया है, 19 का। पहले दूसरे नंबर में सेम डिफरेंस दिया है, तो तीसरे चौथे नंबर में भी सेम डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। वो डिफरेंस हम कैसे देखेंगे कि दोनों में समान होना चाहिए आपका जो नंबर डिफरेंस है, लास्ट से इससे और इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा नंबर जो आपका आएगा वो यहाँ पर आएगा। इन दोनों नंबर को आप जोड़िए, नंबर जोड़ने पर ये 13 और 41 आपके कितने हुए, 13 और 41 नंबर जोड़ने पर हुए आपके 54। कितना हुआ, 54 हुआ। 54 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 27। यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए था वो कौन सा आएगा, 27, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर डिफरेंस सेम है।
तो हम डिवाइड 2 से कर सकते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना दिया है 26। तो यहाँ डिफरेंस कितने कितने का होना चाहिए, 14 और 14 का। तो ये गलत नंबर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 26। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कोड पर आधारित है। क्वेश्चन क्या दिया है कि हंटर का कोड क्या दिया है, HUNTER का जो कोड है वो क्या दिया गया है, GTMSDQ आपका दिया है। इसमें ये आपका क्या रिलेशन दिया है, वही रिलेशन आपका होगा किस वर्ड में होगा, वो होगा आपका NILESH। इसमें भी वही रिलेशन आएगा। अब पहले और इस वर्ड में अगर आप रिलेशन देखेंगे और पहले और नीचे वाले वर्ड में रिलेशन देखेंगे तो ये क्या दिया है आपका, -1 करके दिया है। कितना दिया है, -1 करके दिया है। जो अक्षर ऊपर दिए हैं उनका पिछला अक्षर आपको नीचे लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से इनका पिछला अक्षर हम नीचे लिखेंगे। तो M से पहले जो अक्षर आता है वो क्या होता है, N से पहले जो अक्षर आता है वो क्या होता है आपका M होता है। I से पहले आपका क्या आता है, H आता है। L से पहले क्या आता है, K। E से पहले क्या आता है, D। और S से पहले क्या आता है, R। और H से पहले क्या आता है, G। तो MHKDRG आपके किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए चयन समिति की अगुवाई किसके द्वारा करी गई थी। तो 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए चयन समिति की अगुवाई मैरी कॉम द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी, मैरी कॉम द्वारा करी गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपका कोड पर आधारित है। क्वेश्चन क्या दिया है, MUMBAI मुंबई का कोड दिया है आपको NVNCBJ, ये कोड आपको दिया है। तो हमको कोड किसका निकालना है, अमरावती का, AMRAVATI का कोड हमको निकालना है। इसका कोड क्या निकल के आएगा, पहले रिलेशन देख लेते हैं। इसमें अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या दिया है हमको, +1 दिया है। क्या दिया है, +1 दिया है। तो इन सब में भी हम +1 करेंगे। A के बाद क्या आता है आपका B, M के बाद आता है N, R के बाद आता है S, A के बाद B, V के बाद आता है आपका W, A के बाद आता है B, T के बाद आता है यहाँ पर T के बाद आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, U। और I के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, J। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया था, अमरावती का कोड यहाँ पर क्या निकल के आएगा, VNSBWBUJ। ये आपके किस में दिया है, ये लास्ट में VJ दिया है। तो ये तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगला आपका ये BM से स्टार्ट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इन दो ऑप्शंस में से ये वर्ड देखिए आप, W दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 में सम्मानित किया गया था, वे बेंजवाड़ा विल्सन थे और कौन थे। तो 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार के साथ इनके साथ किसको और सम्मानित किया गया था, बेंजवाड़ा विल्सन के साथ किसको और सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था TM कृष्णा को। किसको सम्मानित किया गया था, TM कृष्णा को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हरियाणा और पंजाब के राज्यों की राजधानी क्या है। हरियाणा और पंजाब दो राज्यों की सिंगल एक राजधानी है, वो है आपकी चंडीगढ़। कौन सी है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर एक क्रम दिया है, वहाँ पर लुप्त नंबर दिए हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं हमको पकड़ने हैं। तो क्रम क्या दिया है, क्रम दिया है B-A-A-B-AB-AB-। ये क्रम आपको दिया है। अब इस क्रम में क्या रिलेशन बन रहा है, पहले आप यहाँ पर नंबर गिन लीजिए। कितने नंबर निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर निकल रहे हैं। तो यहाँ जो रिलेशन आएगा आपका 4 4 का, एक आएगा आपका 4 4 का रिलेशन और एक आएगा आपका 3 3 का रिलेशन।
तो नंबर हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ ए और बी 2 ही नंबर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, हम छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला यहाँ पर लिया, तो छोटा वाला लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब 3-3 का डिफरेंस लेंगे, तो 3-3 का डिफरेंस ऐसे देख लेंगे हम। तो देखिए पहला वर्ड 3 जगह क्या लिखा है, बी लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आपका बी होना चाहिए। अगला अक्षर देखिए यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, वो हम बाद में देखेंगे। लास्ट जो अक्षर है वो भी आपका 3 जगह ए लिखा है, तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए। पहला अक्षर हमको मिल गया बी ए। सीरीज हमें लास्ट में बी ए बी ए बी ए बी ए चारों जगह दिख रहा है, तो पूरा रिलेशन भी सेम ही होगा, बी ए ए बी ए ए बी ए ए, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी ए ए। तो जो हाईलाइटेड वर्ड है मतलब कि ए बी ए और ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा। तो ये आपके किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। किससे, दिव्या से 8 स्थान आगे, जिसका 42 की कक्षा में 26वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 42 की कक्षा में 26वां स्थान है। तो भारती का नीचे से स्थान कौन सा होगा। टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कक्षा में विद्यार्थी हैं 42, और भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो दिव्या का स्थान पीछे से कितना दिया है, दिव्या का स्थान आगे से कितना दिया है, यहाँ से 26वां स्थान दिया है। तो 8 स्थान आगे इसका कौन सा स्थान हो जाएगा, यहाँ पर 8 स्थान आगे आपका स्थान हो जाएगा 18वां। कौन सा स्थान हो जाएगा, 18वां स्थान। तो ये स्थान किसका था, दिव्या का था, ये स्थान किसका था, भारती का। तो नीचे से भारती का स्थान क्या होगा, मतलब इस जगह से गिनेंगे, तो इस जगह से ये स्थान कौन सा होगा। तो हम क्या कर देंगे, 42 में से 18 को माइनस कर देंगे। तो 42 में से 18 को माइनस करने पर कौन सा नंबर आएगा, 24। इसके पीछे कितने छात्र होंगे, 24 छात्र होंगे। और अगर इस छात्र की भी पोजीशन जोड़ेंगे तो एक पोजीशन यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इस छात्र की पोजीशन कितनी निकल के आएगी आपकी, 25। कितनी निकल के आएगी, 25। 25 क्या हो जाएगा, भारती का नीचे से स्थान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 25 लड़कियों की एक पंक्ति में, मतलब एक पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं आपकी, 25 हैं। कितनी है, 25। अब जब मोमिना बाईं ओर से 6 स्थानों से स्थानांतरित किया जाता है, तो वो बाएं सिरे से 13वें स्थान पर हो गई। कौन से स्थान पर हो गई, 13वें स्थान पर। स्थानांतरित किस ओर किया जा रहा है, बाईं ओर। तो अभी कितने, कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर। उसको कितने स्थानांतरित किया जाता है, 6। तो मतलब यहाँ से 6 स्थान इसको इधर स्थानांतरित किया गया, माइनस किया गया। तो इसकी पोजीशन पहले क्या थी, यहाँ पर 19 भी थी। कौन सी पोजीशन थी, 19 थी। ये किसकी पोजीशन है, मोमिना की। दोनों जगह पोजीशन किसकी है, मोमिना की पोजीशन है। चलिए अब दिया है कि इस पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी प्रारंभ में स्थिति क्या थी। प्रारंभ में किस जगह पर थी वो, इस जगह पर। टोटल कितने छात्र थे, 25 छात्र थे। तो 25 में से उस पोजीशन को माइनस कर देंगे। पोजीशन कौन सी आ गई, 6। पोजीशन कौन सी आ गई आपके, 6वीं। अब 6वीं इसके पीछे कितने बच्चे हो गए, यहाँ पर 6 बच्चे हो गए। इसकी खुद की पोजीशन भी जोड़ेंगे, तो इसकी खुद की पोजीशन जोड़ी हमने 1, तो यहाँ पर पोजीशन इसकी कौन सी हो जाएगी, 7वीं। प्रारंभ में स्थिति कितनी क्या थी इसकी, दाएं सिरे से 7वीं स्थिति थी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7th। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये आपका कोड पर आधारित है। तो इसमें क्या दिया है, किंग इज ब्रेव का कोड दिया है आपको ये, और अबर ब्रेव सोल्जर्स का कोड दिया है ये। तो यहाँ पर हमको ब्रेव का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है, ब्रेव का कोड। अब ब्रेव आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में कॉमन है, मतलब इसका कोड भी दोनों जगह कॉमन होगा। तो कोड कॉमन क्या है, यहाँ पर डेस्ट, DEST, यहाँ पर भी डेस्ट कॉमन है। तो ब्रेव के लिए जो कोड आएगा वो कौन सा आ जाएगा, ब्रेव के लिए कोड कौन सा हो जाएगा, DEST, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर।
इसमें हमको विषम ज्ञात करना है, अगले क्वेश्चन में विषम ज्ञात करना है। तो विषम को कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा, नंबर क्या क्या दिए हैं? अल्फाबेट POFG और ML ये आपको दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रिलेशन दिया है X से पिछला अक्षर आपका W है, मतलब -1 का दिया है। अगला P का जो पिछला अक्षर है वो आपका O है, तो यहाँ पर भी क्या दिया है आपका -1 ही दिया है। अगला दिया है F और G, तो F का अगला अक्षर है G, तो यहाँ रिलेशन किसका है? +1 का। M का पिछला अक्षर आपका L है, तो यहाँ पर भी जो रिलेशन है वो किसका है? माइनस का। तो जो डिफरेंट है वो कौन सा है आपका? FG। यहाँ पर जो रिलेशन दिया है वो उल्टा दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगले में क्या किया गया है? यहाँ पर इसमें अगली इस क्रम में कौन सी आकृति आएगी ये पूछा है हमें। तो देखिए सारे कोनों को मिला दिया गया है, किससे? सेंटर से। सारे कॉर्नर हैं उनको सेंटर से मिला दिया गया है। तो सेंटर से मिलाने पर जो आकृति बनेगी, सेंटर से नहीं तो एक दूसरे से मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी? इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इस तरीके से। ये यहाँ पर ये हमने जूम कर लिया। चलिए यहाँ क्या करेंगे हम? पहले इस वाले कॉर्नर को यहाँ पर मिलाएंगे, ये मिला दिया हमने। इस कॉर्नर को यहाँ पर मिला दिया इस तरीके से, इस कॉर्नर को यहाँ पर मिला दिया। तो जो आकृति आपकी आएगी वो कौन सी बन के आएगी? ऑप्शन नंबर ए वाली। कौन सी आकृति बन के आएगी इस तरीके से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? ये क्वेश्चन दिया है कि व्हाट % ऑफ 3/4 इज 2/3, मतलब 3/4 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो 2/3 किसका प्रतिशत निकालना है? 3/4 का। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। इन वैल्यूज को जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी? ऊपर चली जाएगी, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी? नीचे। तो ये यहाँ से हमने ये इनको कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? इनको यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया। तो जो वैल्यू आई है वो आपकी कैसे हो जाएगी? 2 × 4, और ये कहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका? इस जगह पर ये मल्टीप्लाई में इस तरीके से आ जाएगा। तो ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 2 × 100 मतलब 800, और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3 × 3 मतलब कि 9। 9 से आप 800 में डिवाइड करिए। 9 से 800 में डिवाइड करने पर आंसर आपका क्या आ जाएगा? 88.88%। कितना आ जाएगा? 88.88%। और आप इसको क्या लिख सकते हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। कितना हो जाएगा? 88.88%। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि एक करधनी यानी कि ग्रिडल की लंबाई दी है 6 सही 6/10 मीटर, और जब इसे 4 सही 9/10 मीटर काट दिया जाता है तो शेष भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शेष भाग की लंबाई कैसे निकालेंगे? कुल लंबाई ये दी है, इसमें से इतने को काट लिया तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 6 सही 6/10 में से 4 सही 6 सही 6/10 में से माइनस किसको कर देंगे? 6 सही 6/10 में से माइनस किया 4 सही 9/10 को। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? इसको कितना कर देंगे? इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 60 × 6, ये आ जाएगा आपका 66/10, और ये माइनस करने पर ये कितना आ जाएगा आपका? 49/10। तो 66 में से 49 को माइनस करेंगे। 66 में से 49 को माइनस करने पर कितना आ जाएगा? 17/10। 10 का डिवाइड जब 17 में करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, कैरी कितना आ जाएगा आपका? मतलब जो शेष रिमाइंडर आएगा वो आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10। 1 सही 7/10 आपके किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दोनों जो आपके वर्ग हैं वो ओवरलैप यानी क्या? तो व्यापित किए जाते हैं। तो कौन सा वर्ग निकल के आएगा? एक में दिया है आपका परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से, और एक में दी है आपकी आड़ी लाइन। तो जो एरिया बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? इस तरीके के ब्लॉक्स बनेंगे। इस तरीके के ब्लॉक्स किस में बनेंगे आपके? ऑप्शन नंबर 3 में। किस में बनेंगे? ऑप्शन नंबर 3 में बनेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें भी आपका क्या दिया है? इस प्रकार से चित्र दिए हैं। आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पर? चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो गोल है,
ये किस में दिया है, आपके पिछले में ट्रांसफर कर दिया गया है। किस में ट्रांसफर कर दिया गया है, पिछले में ट्रांसफर कर दिया गया है। फिर से ये गोल आपका इस जगह पर है तो ये किस में ट्रांसफर कर दिया, इसने फिर से पिछले में कर दिया। अब इस जगह पर है तो इससे जब पिछले में ट्रांसफर करेंगे तो किस जगह पर आएगा, इस जगह पर। आकृति ये ऊपर वाली दोनों जगह सेम होनी चाहिए, किस जगह, सेम होनी चाहिए दोनों जगह। तो इस जगह सेम होने पर आकृति कौन सी आ रही है हमारी, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि अर्धवार्षिक संयोजित 25% के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है और ब्याज दर कितनी दी है आपको, वार्षिक दी है। तो 25 मतलब 6 महीने के लिए आपका 25% से ब्याज कैलकुलेट होगा, फिर 6 महीने के लिए फिर से 25 से कैलकुलेट होगा। तो टोटल ब्याज दर क्या निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी आपकी 25 + 25 प्लस 25 × 25/100, इस तरीके से आ जाएगा। 25 से इसको डिवाइड कर दिया 4 बार, 4 से ये डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, 6.25 बार। तो 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। 50 में 6.25 जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 56.25। आंसर क्या आ जाएगा, जो कम्युलेटिव आपका परसेंटेज दोनों सालों का ऐड होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 56.25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5:4 के अनुपात में बनाने के लिए 3 और 2 में क्या संख्या जोड़ देनी चाहिए। 3 में भी कोई संख्या जोड़ी है x हमने, और 2 में भी कोई संख्या जोड़ी है x, और उनका अनुपात कितना बनाना पड़ेगा हमको, 5:4। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। यहाँ पर ये वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 4 × 3 12 प्लस 4 × x 4x बराबर कितना हो गया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया 5 × 2 10 प्लस 5x यहाँ पर हो गया। इसको 10 को इधर ले आएंगे, ये इसमें माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। 4 को इधर ले जाएंगे, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। 3 में अगर आप 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 में आप 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका अनुपात कितना बन जाएगा आपका, 5:4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि 51 परिणामों का औसत दिया है 20। कितना दिया है, 51 परिणामों का औसत 20 दिया है, 20 का औसत है 15 और अंतिम 30 का औसत है 18। तो 21वें परिणाम का मान क्या होगा, किसका मान पूछा हुआ है, 21वें परिणाम का मान क्या होगा। तो ये देखिए हम मान यहाँ पर कैसे निकालते हैं 21वें परिणाम का मान। अच्छा, इसमें क्या पूछा है आपका, 51 परिणामों का जो औसत दिया है वो 20 है। 20 का प्रथम 20 का 15 दिया है औसत, और अंतिम 30 का क्या दिया है आपका 80 दिया है। हमें कौन सा परिणाम निकालना है, 21वां परिणाम निकालना है। तो पहले तो हम इसको बेसिक तरीके से आपको सॉल्व करके बताते हैं। बेसिक तरीके से कैसे होगा, 51 का परिणाम कितना दिया है 20, तो इसका टोटल निकल के कितना आ जाएगा आपके पास 1020 आ जाएगा। अब 20 परिणामों का औसत आपको क्या दिया है, 15 दिया है, तो इनका औसत आपके पास, इनका जो टोटल निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 300 हो जाएगा। अगले अंतिम 30 का आपको औसत कितना दिया है, 18 दिया है, तो इसका जो आपको टोटल मिलेगा वो कितना मिलेगा 540। अब इन 50 नंबर का टोटल आपको कितना मिल गया, 840 मिल गया, और 51 नंबरों का औसत कितना था 1020, सॉरी टोटल था 1020 51 का, और 840 किसका था 20 और 30 यानी कि 50 का। तो आप 1020 में से अगर 840 को माइनस कर देंगे तो कौन सा नंबर मिल जाएगा आपको 21वां। तो ये क्या हो जाएगा आपका 180। 180 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इसको आपको एक लाइन में भी सॉल्व करके बताएंगे। एक लाइन में सॉल्व करके कैसे बताएंगे, 51 परिणामों का औसत क्या था, यहाँ पर 20 था, 20 हमने ले लिया, प्लस क्या किया, अब 20 परिणामों का औसत क्या था, इससे कम था, इससे कम औसत था, कितने से कम था 5 से कम था। यहाँ पर 20 था, यहाँ कितना था 15 था, 20 लोगों का 5 कम कर देंगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 20 × 5 100, प्लस कितना हो जाएगा 30 लोगों का था, कितना था 18 था, पहले कितना था 20 था, बाद में 18 मतलब कम था, कितने से कम था 2 से कम था, 2 से कम कितने का था 30 का, तो 2 × 30 कितना हो गया 60,
टोटल वेट कितना हो जाएगा, वो टोटल जो परिणाम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 20, 100, 120 और 60 कितना हो जाएगा 180। सिंपल सा आपका एक लाइन में यहाँ पर आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, 10%, और इसकी चौड़ाई कितने से बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई बढ़ा दी जाती है आपकी 20% से, तो आयत के जो क्षेत्रफल में मूल वर्ग की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जोड़ देते हैं, दोनों लंबाई और चौड़ाई क्या होती हैं, मल्टीप्लाई में रहती हैं। तो मल्टीप्लाई में रहती हैं तो मल्टीप्लाई में इस तरीके से परसेंटेज जुड़ जाती हैं। जुड़ने पर ये कितना हो जाएगा 10 + 20 + 10 × 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 100 से 2 जीरो को कैंसिल कर दिया तो ये 10 और 20 मिला के कितने हो जाएंगे 30, और 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये टोटल मिला के आपके पास कितना आ गया 32%। टोटल मिला के कितना आ गया 32%। 32% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि अकेला ए 15 दिनों में कार्य कर सकता है और बी की तुलना में ए से 30% अधिक है, बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमने इनकी क्षमता निकाल ली, क्षमता यानी कि इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। तो ए कितना है 30% अधिक है तो ये 130 हो जाएगा, और यहाँ पर बी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम ये ना लिख के हम इसको एक जीरो से यहाँ पर जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो हमने जीरो यहाँ पर ये मिटा दी। जीरो यहाँ पर मिटाने पर इनका रेशियो कितना आ गया हमारे पास, ए का रेशियो मिल गया 13 और बी का रेशियो मिल गया 10। अब ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 13 × 15। अब भी ये दोनों कार्य कर रहे हैं तो दोनों कार्य कितने दिनों में इसको पूरा करेंगे, टोटल कार्य अच्छा कितना हो जाएगा 13 × 15 हो जाएगा। अब दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 13 + 10। एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो जाएगी 13 + 10। 15 × 13 को आपने मल्टीप्लाई किया, ये हुआ आपका 195, और 13 + 10 कितना हो गया 23। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 23 से 195 को, 23 से 195 को डिवाइड करेंगे 8 बार ये डिवाइड होगा, और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 11। 184 आपका 23 बार 8 से 8 बार डिवाइड हो जाएगा, 11 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, और 23 से क्या किया था हमने डिवाइड किया था। जो फैक्टर आएगा वो आपका नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा 8 से 11/23 दिन। कितने दिनों में करेंगे ये दोनों मिलके 8 से 11/23 दिनों में कंप्लीट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका वर्क और टाइम पर आधारित ही दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, सॉरी वर्क और टाइम पर आधारित नहीं दिया, ये प्रतिशत पर आधारित दिया है। क्या दिया है कि विद्यालय ए ने एक परीक्षा के लिए 65 विद्यार्थियों को नामांकित किया और उसके 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। 65 को नामांकित किया और उत्तीर्ण कितने हुए 80% हुए। अब विद्यालय ए की तुलना में 10 विद्यार्थी अधिक नामांकित हुए, लेकिन विद्यालय ए की तुलना में 4 कम उत्तीर्ण हुए। तो बी में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। अच्छा पहले क्या करते हैं, हम ये नामांकित को लेते हैं। ए विद्यालय ले लिया हमने, बी विद्यालय ले लिया, तो यहाँ पर नामांकित टोटल कितने थे, नामांकित थे आपके 65। कितने थे नामांकित 65 थे। अब नामांकित की बात करते हैं तो विद्यालय बी में विद्यालय ए की तुलना में 10 विद्यार्थी अधिक नामांकित हुए। अगर ए में x विद्यार्थी नामांकित हुए तो बी में कितने होंगे 10 ज़्यादा, तो x + 10 कर देंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा 65 के। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 इधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 55/2। 55/2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 55/2 कितना हो जाएगा 27.5। 55/2 की वैल्यू क्या आ गई 27.5। x किसको माना था हमने a को, x किसको माना था a को। b को क्या माना था x + 10 माना था, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 37.5। ये क्या निकला, ये नामांकित यानी कि नॉमिनेट वाला निकला। क्या नामांकित वाली चीज निकली। अब दिया है कि 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, तो 65 का 80% जब यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा। ये 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, ये 5 से 2 बार कैंसिल हुआ, ये 13 बार, 2 से ये कैंसिल हुआ 4 बार, 13 × 4 की वैल्यू क्या होती है 52।
13 इंटू 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 52। चलिए 52 लिख ली हमने यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हमने यहाँ पर मिटा दिया क्योंकि 65 का हमको सिंपल 80% निकालना था, हमने 52 निकाल लिया। अब दिया है कि विद्यालय ए की तुलना में 4 उत्तीर्ण कम हुए, किसमें, बी में। किसमें, बी में 4 कम उत्तीर्ण हुए। तो अगर ए में 22 उत्तीर्ण हुए तो बी में कितने होंगे, 22-4। बी में कितने हो जाएंगे आपके, 22-4 उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ से 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y बराबर, इसमें से इसको माइनस किया तो ये हुआ आपका 48 और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये इधर ऐड हो जाएगा, क्या होगा, इधर ऐड हो जाएगा y आपका 2y बराबर ये आपका ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 56। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28। y की वैल्यू कितनी आ गई 28। ये y किसको माना था, a को, a की वैल्यू 28 आ गई। तो b की वैल्यू कितनी थी, इससे 4 कम थी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि b का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था। उत्तीर्ण कितने हुए, 24 हुए। टोटल नॉमिनेट कितने हुए बी में, 37.5। तो 24 का प्रतिशत किससे निकालना है, 37.5 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमने 100 कर दिया। जब इसको हम टोटली सिंपल सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हटा के यहाँ पर ये डेसिमल हटा के हमने यहाँ 0 लगा दिया। 240 इंटू 100 डिवाइड करेंगे 375 से, तो आंसर सिंपल सा हमारा क्या निकल के आ जाएगा 64। यहाँ पर स्पेस नहीं है और हम इसको एक बार और आपको सोल्व करके बता देते हैं क्या हो जाएगा। 240 को किससे डिवाइड करना है, 37.5 से। किसको डिवाइड करना है, 240 को डिवाइड करना है 3705 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 5 से इसको कैंसिल किया, ये कैंसिल हुआ आपका 75 बार। 5 से यहाँ पर कैंसिल किया, ये हुआ आपका 20 टाइम। फिर क्या किया हमने, 3 से इसको कैंसिल किया, ये हुआ 25 बार। 3 से ये कैंसिल हो गया आपका 80 बार। अब फिर क्या करेंगे हम, 5 से फिर कैंसिल करेंगे। तो 5 से ये कैंसिल हुआ 5 बार, ये कैंसिल हुआ आपका 4 बार। 5 से 80 को फिर से कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 16 बार। तो 16 इंटू 4 की वैल्यू हम सभी को पता है क्या होती है, 64%। 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64%। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर 2 स्थलों पर 2 रेल एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। ये दूरी कितनी दी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है हमको 400 किलोमीटर। एक रेल इधर से चलना प्रारंभ करती है, एक रेल इधर से चलना प्रारंभ करती है। पहली रेल की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी हमने 30 मान ली और इसकी कितनी दी है, 50 दी है। तो दोनों रेल एक दूसरे को मिलने में कितना समय लेंगी, दूरी हमें दी है 400 और ये यहाँ पर जो स्पीड दी है वो क्या दी है हमको, विपरीत दिशा में दी है। स्पीड किस में दी है, विपरीत दिशा में दी है। तो स्पीड विपरीत दिशा वाली क्या होती है, जुड़ जाती है। अगर विपरीत दिशा में कोई भी वाहन आते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो दोनों की स्पीड यहाँ पर जोड़ देंगे, जुड़ जाएगी। 30 और 50 कितने हो जाएंगे, 80। 80 से इसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास दूरी और डिस्टेंस अपॉन स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो किसका रेशियो मिलेगा हमको, वो बराबर किसके मिलेगा, टाइम के। तो 8 से ये कैंसिल किया 5 बार, तो टाइम कितना मिल गया यहाँ पर 5 घंटे। टाइम कितना मिल गया, 5 घंटे। 5 घंटे में ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि समान लंबाई की 2 रेलें समांतर लाइन पर समान दिशा में चल रही हैं। किस दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में। तो 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पे चल रही हैं। तेज रेल 180 सेंटीमीटर में धीमी रेल को पार कर लेती है। तो प्रत्येक रेल की लंबाई क्या होगी। अब लंबाई यानी कि दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है आपका चाल यानी कि स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पर क्या दी है आपको, 46 और 42 दी है, लेकिन हमें क्या दिया है, समान दिशा में दिया है। समान दिशा में दिया है तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। स्पीड घट जाएगी तो 46 में से 42 को माइनस करेंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास, सिंपल 4। कितनी आ जाएगी स्पीड,
4 आ जाएगी। टाइम कितना दिया है 180 सेकंड में करिए, 180 सेकंड हमने यहाँ लिख लिए। लेकिन ये स्पीड आपको किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी है। किलोमीटर प्रति घंटे में से इसको हमको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 यानी कि छोटा ऊपर आ जाएगा और बड़ा वैल्यू नीचे आ जाएगा। क्या करते हैं हम, किलोमीटर पर सेकंड से हमको चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में। बड़े से छोटे में चेंज करेंगे तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, और छोटे से बड़े में जब चेंज करेंगे तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी। यहाँ पर हमने छोटी वैल्यू ऊपर लिख ली, तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 से इसको डिवाइड कर देंगे 10 बार, 4 और 5 कितना होता है 20। कितना होता है, यहाँ पर ये कुछ कंफ्यूजन है, यहाँ पर 1 सेकेंड रुकिए, दोबारा लिखते हैं यहाँ पर। चलिए हाँ सही दिया है। यहाँ 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 बार, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 10 ये कितना हो गया आपका 200। कुल मिला के दूरी कितनी आ गई, यहाँ पर 200 आ गई। 200 किन की दी है, 2 रेलों की लंबाई दी है। 2 रेलों की लंबाई समान दी है, तो यहाँ से एक रेल की लंबाई क्या हो जाएगी, 200/2 कर दीजिए आप, तो एक रेल की लंबाई यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 100 मीटर। तो 100 मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 30। कितने विद्यार्थी दिए हैं, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी दिए हैं। अब प्रथम 10 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो दी है आपको 12.5, और अगले विद्यार्थियों की जो औसत आयु है 20 विद्यार्थियों की वो दी है आपको 13.1। हमको क्या निकालना है, संपूर्ण कक्षा का औसत निकालना है। संपूर्ण कक्षा का औसत कैसे निकालेंगे, कुल कितने विद्यार्थी हैं 30 हैं, तो पहले 10 की औसत आयु आपको क्या दी है 12.5, इनका टोटल प्लस अगले 20 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या दी है 13.1। इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 10 + 20 से, विद्यार्थियों की संख्या से। तो ये आपका ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगी आपकी 125 प्लस 20 इंटू 13.1, ये मिला के आपका कितना हो जाएगा 262। इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से। अब आप इन दोनों को फिर से ऐड कर लीजिए। फिर से ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा आपका 387। 387 को डिवाइड करना है 30 से। 387 को किससे डिवाइड करना है 30 से, ये 0 हटा के यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। 3 से फिर इसको डिवाइड करिए, 3 से 3 आपका एक बार कैंसिल होगा, 3 से 8 आपका 2 बार कैंसिल होगा, 2 आपका क्या बचेगा रिमाइंडर, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो ये 27 हो जाएगा। ये कितनी बार होगा आपका 9 बार। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 12.9 वर्ष। 12.9 वर्ष आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि ए और बी एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। ए और बी कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं फिर से, ए और यहाँ ए और बी कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में। और सी और ए कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में। यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका 60। 12 से 60 में डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 15 से 60 में डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 10 से 60 में डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। अब क्या दिया है कि यदि ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये जो एफिशिएंसी दी है ये आपको डबल दी है, तो हम क्या करेंगे, इनकी टोटल सिंगल एफिशिएंसी निकालने के लिए इन सबको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 5 15/2, मतलब 7.5 जो एफिशिएंसी आएगी वो किसकी आ जाएगी आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 7.5। क्योंकि ये सारी वैल्यू तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार दी हैं, तो 2a + 2b + 2c बराबर कितने का हो जाएगा 15 के। तो सिंपल ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पर ये कितना हो गया आपका 75। टोटल वर्क कितना, सॉरी 7.5। टोटल वर्क कितना है आपके पास 60 है। 60 को किससे करना है 7.5 से, ये दशमलव हटा के हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया। 15 से ये कैंसिल हुआ आपका 5 बार, ये कैंसिल हुआ आपका 4 बार, 5 से 40 कैंसिल हुआ कितने बार 8 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 दिन। आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 दिन।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 वर्षों के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग कितना दिया है, 60 वर्ष दिया है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। अच्छा, जो बीच वाला है उसकी आयु हमने मान ली a, तो इससे पहले वाले की आयु क्या हो जाएगी आपकी a-3, और इससे भी पहले वाली की आयु क्या हो जाएगी a-6। ये 3 वर्षों का अंतर दिया है। अगले की a के बाद वाले की देखेंगे तो a+3 हो जाएगी, और इसके बाद वाले की देखेंगे तो a+6 हो जाएगी। ये बराबर, इसका योग किसके बराबर दिया है, 60 के। -6 से +6 को कैंसिल कर दिया, -3 से +3 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू किसकी आ गई, 5a की। 5a बराबर क्या हो जाएगा, 60। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 60/5 यानी कि 12। अब हमको क्या पूछा है, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, a-16, तो 12 की वैल्यू क्या है, a 12 में से 6 को माइनस कर देंगे, a-6 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 6। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या आ जाएगी आपके पास, 6 वर्ष। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि 726 रुपए हैं। ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का रेशियो क्या दिया है, 5:4। तो बी और सी का रेशियो क्या दिया है, 9:10। तो किसके निकालना है, बी को कितना मिला, तो यहाँ पर इनका सिंगल रेशियो क्या निकल के आएगा, 5 × 9 कितना हो जाता है, 45। 4 × 9 कितना होता है, 36। 4 × 10 कितना होता है आपका, 40। सी के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बी के लिए इन दोनों का, और ए के लिए इन दोनों का। ये रेशियो आ गया इनका। टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो है आपका, ये टोटल मिला के आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों की 121। 121 टोटल है। हमको किसने निकालना है, बी का, तो बी की वैल्यू क्या दी है, 36। 36 का रेशियो निकालना है 121 से। तो टोटल हमें कितने रुपयों को डिवाइड करना है, 726 को। तो 121 से आप कितनी बार इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका, कितनी बार डिवाइड करने पर होगा ये, यहाँ पर 121 से आप इसको 11 से इसको डिवाइड करिए 11 बार। 11 से ये डिवाइड होगा आपका 66 बार। 11 से फिर ये डिवाइड होगा आपका 6 बार, तो 36 × 6 आ जाएगी, और 36 × 6 की वैल्यू क्या होती है, 216। 36 × 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, 216। तो 216 आपका क्या हो जाएगा, बी को मिले रुपयों का अनुपात हो जाएगा, किस में से, 726 में से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि किसी सप्ताह के पहले 4 दिनों में वर्षा का औसत कितना दिया है, 26 mm। अंतिम 3 दिनों का औसत दिया है 29 mm। तो सप्ताह के दौरान औसत क्या था, पहले 4 दिनों का औसत क्या दिया है, 26 प्लस अंतिम 3 दिनों का औसत क्या दिया है, 29। तो ये टोटल मिला के किससे डिवाइड करेंगे हम, 7 से। तो अपने पास एक नॉर्मल औसत आ जाएगा। 26 × 4 बराबर क्या होता है, 104, और 29 × 3 बराबर कितना होता है, 87। इसको डिवाइड करेंगे 7 से। ये टोटल करने पर नंबर कितना आया, 191 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 27.3 mm की। किसके बराबर हो जाएगा, 27.3 mm के। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2017 में 50 विद्यार्थियों की कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष दी है। कक्षा की औसत आयु 1 वर्ष पश्चात यानी कि 2018 में क्या होगी। सारे बच्चे वहां पर सेम हैं, पहले उनकी आयु एक एवरेज आयु थी 20, अब बात करी गई है 1 वर्ष बाद की, तो 1 वर्ष और जोड़ देंगे तो एवरेज आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 21। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि कुणाल की आयु 18 वर्ष और रोहन की आयु कितनी दी है, 13 वर्ष। अब 15 वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। कुणाल अपॉन रोहन की आयु का अनुपात देखना है। इसकी आयु दी है 18 और इसकी आयु दी है 13। 15 दोनों में ऐड कर देंगे, इनका रेशियो देखेंगे। 15 और 18 मिला के कितने हो जाते हैं, 33, और 15 और 13 मिला के कितने हो जाएंगे, 28। यही क्या होगा, इनका रेशियो होगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर ये वैल्यू दोनों आपकी किसी से डिवाइड हो जाती तो और मिनिमाइज करके हम इसका रेशियो लिख देते, लेकिन ये दोनों वैल्यू किसी एक सिंगल नंबर से भी डिवाइड नहीं होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि रेडियो का एक सेट 960 रुपए में बेचकर एक आदमी को 4% का नुकसान उठाना पड़ा, तो 16% का लाभ हासिल करने के लिए उसे किस मूल्य पर रेडियो बेचना चाहिए।
किसी भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 100%। किसी भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 100%। अगर हानि हो रही है तो इसमें से माइनस होगी, अगर लाभ हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगी प्लस। इसको कितनी की हानि हो रही है 4% की, तो वैल्यू कितनी रह गई इसके पास 96% की। 96% की वैल्यू क्या दी है 960। तो यहाँ से हमको किसकी निकालनी है 16% लाभ की, तो 16% लाभ 100 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 116। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 960 बटे 96 इंटू कितना हो जाएगा आपका 116। अच्छा 960 बटे हमने 96 क्यों किया, चलिए इसको भी हम बता दीजिए कैसे किया हमने। 96% की वैल्यू क्या थी 960 थी, तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 960 बटे 96। 96 से ये कितनी बार जाएगा 10 बार, तो एक का परसेंटेज जो निकल के आया वो क्या निकल के आया 10। अब हमको निकालना है 116%, तो 10 को मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 116% में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1160। वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1160, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि विमल ने 12 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 10 कलम और 6 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 15 कलम को खरीदा और प्रत्येक कलम को 14 रुपए में बेच दिया। अब 65 रुपए का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक पेंसिल को कितने में बेचना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि 12 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 10 कलम, कितने के हिसाब से 12 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 10 कलम और 15 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 6 रुपए प्रत्येक के हिसाब से उसने 15 कलम बेची। तो प्रॉफिट निकालना है कितने का 65 का निकालना है। अब वो 10 कलम अगर वो 14 से बेचेगा तो वो रुपए ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो 10 कलम 12 से बेचेगा, मतलब यहाँ पर पहले कितने में लाभ प्राप्त कर रहा था वो 14 में बेच रहा था, लेकिन पहले उसने कितने में खरीदा था ये 12 में, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। अब वो 15 पेंसिल कितने रुपए में बेचे, वो रुपए हमने x मान लिए और उसकी ये सेलिंग प्राइस क्या हो गई x हो गई और इसकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 6। मतलब ये पेंसिलों की नंबरों की संख्या है, ये विक्रय मूल्य ले लिया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ ये प्रॉफिट किसके बराबर होना चाहिए 65 के बराबर। दोनों का जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर होना चाहिए 65 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका दोनों जगह हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना हो गया आपका, ये कितना 14 में से 12 को माइनस किया तो 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 10 में कर दिया तो ये कितना आ गया आपके पास 20। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए आप इसको इसी तरीके से लिख लीजिए 15x - 6 बराबर 65। तो 15x - 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 माइनस के 20, 65 माइनस 20 बराबर कितना हो जाता है 45 की। 15 से आप 45 को कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार कैंसिल हुआ 5 बार, सॉरी कितनी बार कैंसिल हुआ 3 बार। तो x - 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 6 यानी कि 9। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। मतलब उन 15 पेन को इसको 9 रुपए में बेचना चाहिए, जिससे कि इसको कुल 65 रुपए का लाभ हो। कितने का लाभ हो 65 रुपए का लाभ हो। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया है औसत निकालना है हमें। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। सारे नंबर्स को ऐड करने पर यहाँ पर सारे नंबर को हम ऐड करेंगे। सारे नंबर को ऐड करने पर कितना आएगा आपका 186। टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं, तो एवरेज क्या आ जाएगा 31। एवरेज क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 31। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक रेल 24 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है, तो हमको इसकी चाल निकालनी है। चाल क्या हो जाती है दूरी बटे समय। दूरी क्या दी है 400, समय क्या दिया है 24, लेकिन ये दिया है मीटर में, ये दिया है सेकंड में, हमें किस में निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से इसको कैंसिल कर दिया 4 बार, 6 से इसको कैंसिल कर दिया 3 बार, 4 से इसको कैंसिल कर दिया 100 बार। वैल्यू क्या आ गई
5 से इसको 100 को कैंसिल कर दिया 20 बार, तो वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है 20 × 3 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है कि आनंद ने एक मारुति कार को 1,75,000 रुपए में खरीदा और उसने कार सामान और फिटिंग पर कितने रुपए खर्च कर दिए? 10,000 रुपए खर्च कर दिए और उसने कार को 1,95,000 रुपए में बेच दिया, तो वह कितना लाभ कमाएगा? उसने कार कितने में खरीदी? 1,75,000 में। अब 10,000 रुपए उसने किस में खर्च कर दिए? फिटिंग और सामान पर, तो उसको ये कार कुल मिला के कितनी पड़ी? 1,85,000 की। आप कोई भी गाड़ी कार लेकर आते हैं, उसमें आप बाद में कोई सामान ऐड करवाते हैं, तो वो पैसे किसके जेब से जाते हैं? आपके पैसे आपकी जेब से जाते हैं। तो कुल मिला के वो खर्चा मिला के आपको टोटल वो सामान कितने का पड़ता है? 1,85,000 का। बेचा कितने का उसने? 1,95,000 का फिर उसने बेच दिया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? प्रॉफिट उसको कितने का मिला? 1,85 का उसको पड़ा, 1,95 का उसने बेच दिया, तो प्रॉफिट उसको कितने का पड़ा? 10,000 रुपए का। प्रॉफिट कितने का पड़ा? 10,000 रुपए का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेपर में नीचे गलत दिया हुआ है। पेपर में आपको इसका आंसर दिया है 30,000, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 10,000 रुपए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक निश्चित संख्या 7 को जोड़ा जाता है। निश्चित संख्या को 7 में जोड़ा जाता है, मतलब वो निश्चित संख्या हमने मान ली x में क्या जोड़ दिया? 7 जोड़ दिया। अब योग को 5 के द्वारा गुणा किया जाता है। योग को हमने 5 के द्वारा गुणा कर दिया। गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है। गुणनफल को 3 से विभाजित कर दिया और भागफल से 3 को घटाया जाता है। ये कुल मिला के क्या आ गया आपके पास? ये पूरा भागफल आ गया। इसमें से हमने किसको घटाया? 3 को घटाया जाता है, तो शेष फल हमको कितना मिलता है? 12 मिलता है। ये हम क्वेश्चन पढ़ते गए, साथ में ही हमने पूरी वैल्यूज को लिख लिया। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? संख्या हमने क्या मानी थी? x। चलिए निकालते हैं, क्या निकल के आएगी? तो x + 7, ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से डिवाइडेड बाय 3। ये इक्वल किसके हो जाएगा? ये -3 वैल्यू है, ये इधर चली जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? 15। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 बार, तो ये 3 इधर जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 9। तो x + 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। x + 7 की यहाँ जो आपका हिंदी में क्वेश्चन दिया है वो गलत दिया है। क्या दिया है कि गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है। अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 - 7 यानी कि 2 आपके किसी ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस। अब हमें देखना है यहाँ पर इंग्लिश में। किसमें देखना है? इंग्लिश में क्या लिखा है कि एक संख्या है 7, सर्टेन नंबर 7 इज एडेड। सर्टेन नंबर में हम 7 को ऐड करते हैं और सम मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? 5 से, और प्रोडक्ट डिवाइड किससे किया जाता है? 9 से। किससे डिवाइड किया जाता है? 9 से। और इसमें 3 क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्ट। एक बार आप हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को मैच कर लिया करिए, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, हमारा टाइम यहाँ पर खत्म हो जाता है और हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये बराबर किसके हो जाएगा आपका? 12 के। अब ये 3 इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x + 7 × 5 डिवाइडेड बाय 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 15। 5 से इसको कैंसिल कर दिया 3 बार, 9 आपका इधर चला गया, ये हमने मल्टीप्लाई में इधर लिख दिया और यहाँ से क्या कर दिया हमने? इसको माइनस कर दिया। क्या कर दिया? इधर से माइनस कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? x + 7 बराबर कितने हो जाएगा? 3 × 9 27 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 - 7 बराबर के 20। कितनी आ जाएगी? 20 के। तो 20 दिया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं
अगले क्वेश्चन क्या दिया है कि 1000 स्क्वायर माइनस के 999 स्क्वायर के बराबर क्या होगा। तो ये आइडेंटिटी अगर हम गौर करके देखेंगे तो ये आइडेंटिटी हमें कौन सी मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 प्लस 999, और यहाँ क्या लिख देंगे, 1000 माइनस के 999। 1000 प्लस 999 क्या हो जाएगा आपका 1999, और 1000 माइनस 999 ये कितना हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1। तो आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1999। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा इसके जैसा दिया हुआ है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये छूट गया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक संख्या का 25% 150 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा। कोई भी संख्या दी है उसका 25% हमें किसके बराबर दिया है, 150 के बराबर। तो हमको क्या निकालना है 125%। तो हम क्या कर देंगे, 150 को डिवाइड कर देंगे 25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से। 25 से 125 डिवाइड कैंसिल होगा 5 बार, और 15 × 5 कितना होता है 75, और पीछे लिख दिया 0। आंसर क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास राइट आंसर आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि ये कौन सा इससे मैच करता है करेक्टली। तो करेक्टली यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा, पहले देख लीजिए आप एकदम सेम दिए हैं, ये यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। अब दूसरे और तीसरे को देख लेते हैं। दूसरा और तीसरा भी बिल्कुल सेम दिया है सब जगह से, ये भी इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरा और चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 लाइन सेम दी हैं, अगली 2 लाइन में हमें गड़बड़ यहाँ देखने को मिल गया। ये वैल्यू क्या दी है, ये नंबर क्या दिया लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है GUANGLING लिखा है इसमें, और अगले में क्या लिखा है GUANQLING। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ है, G और Q में। तो ये क्या दिया है, गलत दिया है कि बाकी सब में क्या दिया हुआ है, G दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसका 4th गलत आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर भी एक क्रम दिया है, इसमें कौन सा गलत दिया है ये भी हमको पकड़ना है। तो यहाँ भी अगर गौर से देखेंगे तो जो डिफरेंस मिल रहा है हमें Q और G में ही मिल रहा है। इसमें क्या दिया है GT दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 25 व्यक्तियों का वजन किलोग्राम में वितरण निम्नलिखित है। अब 50 और 60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 50 और 60 का जो वर्ग चिन्ह है वो क्या होगा, वर्ग चिन्ह, यानी कि इसका जो मिडिल नंबर, इसकी रेंज क्या होगी। मिडिल नंबर आपका इसका क्या हो जाएगा 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका 110। 110 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 2। 110 बराबर कितने के हो जाता है आपका 55 के बराबर। किसके बराबर हो जाता है 55 के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि हमको एंगल ए और बी ज्ञात करने हैं। एंगल ए और बी ज्ञात करने हैं। एंगल ए की वैल्यू दी है ये और एंगल बी की वैल्यू दी है ये। तो एंगल ए का मान क्या होगा, तो एंगल ए और बी दोनों बराबर होंगे। तो 7x - 12 बराबर हो जाएगा 6x + 7 के। x वाली वैल्यू एक साइड लाएंगे, 7x में से 6x को माइनस किया, x आया, ये माइनस में 12 दिया है। अगर इस साइड राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 12 और 7 कितना हो जाता है आपका 19। 12 7 कितना हो जाता है 19। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 × 19 माइनस के 12। 7 × 19 कितना होगा 133। 133 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू किसके आ जाएगी बराबर 121 के। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड किया जाता है 3x - 1 से, तो कोसेंट यानी कि भागफल क्या निकल के आएगा। चलिए 3x - 1 से डिवाइड किसको करना है 15x² माइनस के 11x + 2 को डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या निकल के आएगा। पहले 3 से इसको कैंसिल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 5x से।
5x इंटू 3x बराबर कितने हो जाएगा 15x स्क्वायर के, और 5x माइनस के 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 5x। यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, यहाँ पर साइन चेंज करके माइनस कर दिया। 11 में से 5 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6x प्लस 2 हमने लिख लिया। यहाँ पर 3x में किसका मल्टीप्लाई करें हम कि 6x आए, तो हम करेंगे प्लस 2 का मल्टीप्लाई। प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो ये आ गया आपका 6x। 2 का मल्टीप्लाई -2 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, यहाँ आ गया आपके पास, सॉरी यहाँ क्या हुआ है, ये माइनस की वैल्यू बड़ी है और ये प्लस वाली वैल्यू है छोटी, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपके पास माइनस साइन। तो यहाँ ये वैल्यू भी आपकी किस में आएगी माइनस में आएगी। तो -2 का मल्टीप्लाई आप 3x में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ -6x आ जाएगा, और यहाँ -2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास +2। दोनों की जगह साइन चेंज कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये भी कैंसिल हो गया। तो जो फैक्टर यानी कि भागफल आया आपके पास वो कितना आया 5x - 2। भागफल क्या आएगा 5x - 2, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS में यदि PQ बराबर 23 हो, SR बराबर 3y + 2 हो तो y क्या होगा। पैरेललोग्राम दिया है PQRS समांतर चतुर्भुज इस तरीके से दिया है। हमें इसमें क्या दिया है, ये P हमने मान लिया, ये Q मान लिया, ये R मान लिया, ये S मान लिया। PQ यहाँ कितना दिया है 23 दिया है, और SR यानी कि ये लाइन कितनी दी है 3y + 2 दी है। तो क्या हो जाएगी, ये दोनों लाइन समांतर चतुर्भुज में बराबर हो जाती है, हमें y का मान निकालना है। तो 3y + 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। 3y बराबर 2 इधर चला जाएगा 21 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हुआ 7 बार, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि 5x - 9 डिवाइडेड बाई 2x - 4 बराबर किसके है -1/2 के। तो यहाँ पर मान किसका निकालना है, हमें x निकालना है। x क्या निकल के आएगा चलिए देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस को हम 1 माइनस में ले लेंगे, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये बराबर किसके हो गया 10x के। 2 का मल्टीप्लाई 9 में किया, ये क्या हो गया -18 बराबर किसके हो गया। -1 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x, और -1 का मल्टीप्लाई -4 में किया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस के 4 हो गया। ये वैल्यू माइनस में है तो इधर आएगी, तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12x। ये वैल्यू -18 है तो इधर जाएगी, ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी अपोजिट साइड में। तो 18 और 4 बराबर किसके हो जाएंगे 22 के। तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी 22/12। 2 से इसको कैंसिल करिए तो 11/6 क्या हो जाएगी x की वैल्यू निकल आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 125 का क्यूब रूट निकालना है और 0.027 का क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। अब डेसिमल कहाँ लगाना है, तो यहाँ पर जोड़े कितने के बनेंगे 3 के। तो 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो डेसिमल कितने अंकों आगे लगेगा 1 अंक आगे। बीच में साइन कौन सा है प्लस का, तो नंबर यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 + 0.3 बराबर 5.3। आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि 24/39 की घात दी है -2 इंटू दिया है 13/6 की घात के -2। तो माइनस की घातों को प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, इनको अपोजिट कर देंगे, 1 के बटे में कर देंगे। तो 1 के बटे में जब करेंगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, ऊपर वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी नीचे। इसको कर दिया हमने स्क्वायर, और ये संख्या भी आपकी क्या हो गई, ये ऊपर आ जाएगा आपका 6, नीचे आ जाएगा 13, ये भी स्क्वायर। दोनों संख्याएं स्क्वायर में हैं तो इनको हम क्या भी लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 39/24 इंटू क्या हो जाएगा 6/13 इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 13 से इसको कैंसिल कर दिए 3 बार,
6 से इसको कैंसिल कर दीजिए 4 बार, तो हमें किसका स्क्वायर निकालना है, 3/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये दिया है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, जितनी दूरी है उतना ही समय प्रकाश को लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर है, क्यों। ऑप्शन दिया है वह दिन रात काम करता है, तो सौर पैनल जो है दिन रात काम नहीं करता, ये सिर्फ सूर्य की उपस्थिति में काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है कम खर्चीला होता है, सौर पैनल जो होता है बहुत ही आपका खर्चीला होता है, तो ये भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है कि यह विद्युत शक्ति अधिक प्रदान करता है। सेल छोटे होते हैं, सौर पैनल आपके बड़े होते हैं, तो बड़ी चीज आपका विद्युत शक्ति ज्यादा प्रदान करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला दिया है कि यह विद्युत शक्ति कम प्रदान करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि सौर सेल की तुलना में जो सौर पैनल हैं वो बेहतर होंगे, क्यों, क्योंकि ये अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। तो 1575 की गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले इसको हमने डिवाइड किया 3 से ये 5 बार, ये 2 बार, ये 5 बार। फिर से हमने इसको फिर डिवाइड किया 3 से, ये 1 बार हुआ, यहाँ आपका 22 हो गया, तो ये हुआ आपका 7 बार, और फिर यहाँ पर 1 बचा, ये 5 बार कैंसिल हुआ। 5 से फिर इसको कैंसिल कर देंगे, ये 3 बार कैंसिल होगा, और ये होगा 5 बार। 5 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये होगा 7 बार। तो जो यहाँ पर 3 का यहाँ जोड़ा कंप्लीट हो गया, तो ये यहाँ पर मूव कर देंगे। 5 का जोड़ा यहाँ कंप्लीट हो गया, ये भी मूव कर देंगे। 7 का जो जोड़ा है वो अधूरा है, तो इसमें किससे गुणा करेंगे हम, और मल्टीप्लाई किससे संख्या से करेंगे, 7 से करेंगे, ताकि ये जो नंबर बने वो क्या बने, पूर्ण वर्ग बने। वो नंबर क्या बनेगा, अगर मल्टीप्लाई इसमें और 7 करेंगे तो 1575 में आप मल्टीप्लाई और 7 का करिए, तो ये क्या हो जाएगा 11025, क्या हो जाएगा 11025। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 सत्ते 105 का आपका ये स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 105 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि देवी को एक साइकिल 2250 रुपये में विक्रय करने पर 25% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% हमको निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100% होता है। अब 25% की अगर हानि हुई तो ये कोई भी वस्तु उसको कितने में बढ़ी, 75% में। 75% की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 2250 दी है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2250/75 इंटू 100। 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए 3 बार, 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए 4 बार, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 750 बार, तो 750 इंटू 4 की वैल्यू क्या निकल के आती है, ये निकल के आ जाती है आपके पास 3000 रुपये। क्रय मूल्य कितना था उसका 3000 रुपये था, जिसमें 25% की हानि पर वो वैल्यू उसको वो वस्तु उसको कितनी की पड़ी थी 2250 रुपये की पड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो वो मापी जाती है सीस्मोग्राफ द्वारा, SEISMOGRAPH द्वारा, सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगर तीव्रता 3 से कम है तो ये झटके बहुत ही कम देते हैं, अगर 7 से अधिक तीव्रता जहां पर हो वहां अत्यधिक नुकसान होता है, बहुत ही गंभीर मामले देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण होता है।
अच्छा, गैस जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैस होती हैं जो जलीय जानवरों को जीवित रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये गैस किस तरीके से मिली होती हैं पानी में? तो ये गैस क्या होती हैं, पानी में विसरित रहती हैं, यानी कि डिफ्यूज रहती हैं, जिससे जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो उस गैस को ले लेते हैं, उससे सांस ले लेते हैं और वहां पर जीवित रह सकते हैं। तो किस गुणधर्म के कारण संभव होता है? ये विसरण के यानी कि डिफ्यूजन के कारण संभव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष पर 8,000 रुपए के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है। कितना है? चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक है, आधा साल यानी कि 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट होता है। 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों में कितने 6 महीने निकल के आएंगे आपके? 4-6 महीने निकल के आएंगे। तो 10% पर वो लेना है हमको, क्या लेना है? 10% पर प्रतिवर्ष है, क्या है? 10% प्रतिवर्ष है। तो आधे वर्ष के लिए हमको कितना पड़ेगा? 5%। आधे वर्ष के लिए कितना पड़ेगा? 5% पड़ेगा। 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/20 होती है। अब 8,000 तो हमको कितनी वर्षों के लिए कैलकुलेट करना है? फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए और फोर्थ ईयर के लिए, इतने के लिए कैलकुलेट करना है। क्योंकि 2 सालों में कितने 6 महीने आएंगे आपके? फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ, थर्ड 6 मंथ और फोर्थ 6 मंथ के लिए हमको ये कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करने पर ये क्या करेंगे हम? पहले निकालेंगे 8,000 का 1/20। तो कितना निकल के आएगा? 8,000 का 1/20 ये हो जाएगा आपका 400। तो पहला साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 400 रुपये हो जाएगा। अगला देखते हैं। चारों जगह 400 लिख लिया हमने। चलिए पहले एक जगह ही लिख लेते हैं। एक जगह हमने 400 लिख लिया। अब 400 अगली साल फिर 400 ब्याज मिलाओ। अब इस 400 पे भी फिर 1/20 होगा। तो 400 का 1/20 कितना होता है? 20। तो ये 20 हो गया। कितना हो गया ब्याज? 20 हो गया। अब अगली वर्ष के लिए ये 400 तो लगेगा ही, इस 400 पर ब्याज लगेगा यानी कि 20 लगेगा, और इस 400 पर भी ब्याज लगेगा यानी कि 20 लगेगा, और इस 20 पर भी 1/20 ब्याज लगेगा। 20 पर कितना लगेगा? 1/20। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगली साल के लिए क्या होगा? ये 400 तो लगेगा ही, मतलब 8,000 पर 5% ये ब्याज तो 400 लगेगा ही, प्लस इस साल के लिए 5% प्लस इस सेकेंड ईयर के लिए 5% यानी कि ये भी 20, प्लस थर्ड ईयर के लिए 5% ये भी 20। अब इस 20 पर, इस 20 पर और इस 20 पर भी ब्याज लगेगा। तो ये कितना हो गया? यहाँ पर हमने 3 कर लिया, डायरेक्ट कितना कर लिया? यहाँ 3 कर लिया। अब इस 1 पर भी ब्याज लगेगा। तो 1 का 1/20 कितना हो जाता है? 0.05। 1 का 1/20 कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये टोटल कितना हो जाएगा? 400 कितनी बार लिखा है यहाँ पर? 4 बार। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 1600, प्लस 20 कितनी बार लिखा है? 6 बार। तो 20 × 6 आपके पास कितना हो जाएगा? 120। अब 1 कितनी बार लिखा है? 3 और 1 ये 4। तो ये प्लस कितना हो जाएगा? 4 और दशम इससे कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये प्लस कितना कर देंगे? 0.05। 1600, 120, 4 और 0.05 को जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1724 रुपये। अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से करने बैठ जाएंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको एक बार थ्योरी समझ में आ गई तो आप इसको विदिन 15 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1600, ये 1720 हो जाएंगे इसको मिला के, ये 1724 और 1724.05 क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं। किसमें? रोम्बस इस तरीके से बनता है, समचतुर्भुज इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वर्ग क्या होगा? वर्ग इस तरीके से होता है। तो वर्ग में भी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हम इस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरीके से भी ये विकर्ण क्या होंगे? आपके परपेंडिकुलर
एक दूसरे पर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किस तरीके से बनता है, समलंब चतुर्भुज इस तरीके से बनता है। यहाँ पर जो इसके विकर्ण रहते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, समलंब चतुर्भुज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 120, यानी कि रोम्बस ये है, आपको इसका क्षेत्रफल दिया है 120, इसका एक विकर्ण दिया है 24, एक विकर्ण कितना दिया है इसका, 24 दिया है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरे विकर्ण की लंबाई 14 है तो इसकी लंबाई एक की क्या हो जाएगी आपके पास 12, इतने की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास 12। समचतुर्भुज के जो एरिया का क्षेत्र एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 और ये वाला विकर्ण यानी कि 24 मल्टीप्लाई ये वाला विकर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, हमने मान लिया ए बराबर किसके हो जाएगा, 120 के। 2 से इसको डिवाइड कर दिया 12 बार, 12 से इसको डिवाइड कर दिया 10 बार, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 10 आ गई। तो आधे की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, आधे की वैल्यू मिल जाएगी हमको 5। ये इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये ट्रिक हमको पता है, ये कितना निकलता है 13। 13 कैसे निकलता है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 बराबर कितना होता है 169। और 169 किसका अंडर रूट 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, वर्ग किसका होता है 13 का। तो 13 क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी। ये साइड कितनी मिल गई हमको 13, चारों साइड बराबर हैं, तो 13 × 4 क्या हो जाएगा इसका परिमाप 13 × 4 कितना होता है 52, 52 क्या हो जाएगा इसका टोटल परिमाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं। नाभिक से कोशिका की सतह पर जा रहे नलिकाओं से अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यीय जालिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतर्द्रव्यीय जालिका कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरॉन्स आर सेल्स ऑफ, मतलब तंत्र कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन्स निम्न में से किसकी कोशिकाएं होती हैं। तो न्यूरॉन्स किसकी कोशिकाएं होती हैं, तंत्र कोशिकाएं तंत्रिका की कोशिका होती हैं, यानी कि नर्व की कोशिकाएं होती हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं। इस प्रकार के निषेचन को क्या बोला जाता है। निषेचन कहाँ पर होता है, बाहर यानी कि पानी में होता है। तो ये निषेचन कौन सा कहलाएगा, ये फर्टिलाइजेशन, कौन सा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, बाह्य निषेचन। कौन सा फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाहर निषेचन कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है कि उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है और कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तारक का निर्माण कौन करेगा, तारक का यानी कि सेंट्रोसोम कौन करेंगे, तारक का निर्माण कौन करेगा, तारक काय करेगा। और ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है और कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक घनाभ में 414 इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उसका पास सतह क्षेत्रफल जो है वो 324 दिया है। तो उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पास सतह क्षेत्रफल क्या होता है, ये घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 6a²। 6a², यहाँ पर घन ना लेके हमने इसको घनाभ ले लिया है ना। 6a² ये घन का होता है। सिंपल इसको इस फॉर्मूले से बिना करके हम ऐसे कर लेते हैं, कुल क्षेत्रफल में से हम पास को माइनस कर देंगे, कुल क्षेत्रफल में से पास क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 90 आधार का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 90, जो कि आधार का क्षेत्रफल है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस क्या कहलाती है। तो जो हाई प्रेशर में जो गैस संग्रहित करी जाती है उसको बोला जाता है CNG।
CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। किसका? CNG का। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चूहे में 4 कक्षमय हृदय होता है, मगरमच्छ में कितना कक्षमय हृदय होता है? तो चूहे में कितना चैम्बर हर्ट होता है? 4 चैम्बर। तो मगरमच्छ में भी कितना चैम्बर हर्ट होता है? 4 चैम्बर। ह्यूमंस में भी कितना, यानी कि मनुष्यों में भी कितना कक्षीय हृदय पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका 4 कक्षीय हृदय। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? ये दिए हैं आपके प्रोथलेस, बीजाणुदिद, बीजाणुधानी, युग्मक, बीजाणु और युग्मनज। इन चरणों का सही अनुक्रम क्या होगा? इन चरणों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ये अनुक्रम होता है आपका, पहले होता है बीजाणु उद्दित, उसके बाद होता है बीजाणुधानी, उसके बाद होता है बीजाणु, फिर उसके बाद होता है प्रोथलेस, फिर युग्मक, फिर युग्मनज। ये जो है ऑप्शन 1 है वो आपका इसका राइट अनुक्रम यहाँ दिया है, राइट साइकिल दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? एंगल CAB कितना दिया है? 70 दिया है। O, केंद्र O के साथ एक वृत्त का व्यास AOB है। O केंद्र ले लिया हमने, ये वृत्त बना लिया, वृत्त में ये सेंटर है O और इसका व्यास कितना दिया है आपके पास? AB। व्यास कितना दिया है? AB दिया है। वृत्त पर कोई भी बिंदु C है, यहाँ बिंदु हमने मान लिया कौन सा? C। ये AC और BC के लिए संयुक्त बिंदु है। CAB एंगल कितना दिया है? 70। CAB कितना दिया है? 70 दिया है। तो CBA क्या होगा? ये एंगल कितना होगा? अब एक चीज बहुत ही ध्यान से याद रखनी है कि सेंटर से होके जो भी जीवा जाती है वो आपका इस सरकमफ्रेंस पर, यानी कि इस परिधि पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? वो एंगल बनाएगी हमेशा 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। सॉरी, ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका? 90 डिग्री का। तो बाकी बचे इन दो एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। तो एक आपका 70 दिया है, एक आपका x दिया है, ये बराबर किसके होंगे? 90 के। तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 90 माइनस के 70, यानी कि 20 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्तित दर्पणों के कोण पर पड़ता है। तो ये आपतित जो प्रकाश है परावर्तित दर्पणों के किस कोण पर पड़ेगा? ये एंगल क्या होना चाहिए आपका? 45 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए आपका? 45। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सूर्य के प्रकाश में विकिरण जिससे सौर कुकर कार्य करता है वो कौन सी किरणें रहती हैं? कौन सी किरणें रहती हैं जिससे सौर कुकर कार्य करता है? तो वो किरणें रहती हैं आपकी अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें रहती हैं? अवरक्त किरणें, यानी कि इंफ्रारेड रेज रहती हैं जिनसे सूर्य के प्रकाश में सौर कुकर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वन क्षेत्र में वन वृद्धि करने के लिए भारी संख्या में वृक्षारोपण करना क्या कहलाता है? तो भारी संख्या में जो वृक्षारोपण करना कहलाता है उसको बोला जाता है वनीकरण। क्या बोला जाता है? वनीकरण। और आप इंग्लिश में देख लीजिए, जहां पर A है वहां पर वनों को लगाया जा रहा है और जहां D आ जाता है तो वहां पर वनों को डिक्रीज किया जा रहा है, यानी कि काटा जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन में क्या किया जाता है? काटा जाता है। निर्वनीकरण में वनों को खत्म किया जाता है। एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण में पौधों को वृद्धि, वन के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्या दिया है कि हीमोफीलिया एक क्या है? हीमोफीलिया क्या है? एक हीमोफीलिया माता पिता में से एक जन्मजात रोग होता है। क्या होता है? कॉन्जेनिटल डिसीज होती है, ये जन्मजात रोग होता है हीमोफीलिया।
इसमें होता क्या है, हीमोफीलिया में इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे क्या होता है, अत्यधिक खून बहने लग जाता है। ये कौन सा रोग होता है, जन्मजात। ये किसी भी जीवाणु विषाणु से नहीं फैलता है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर कि इनका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल के लिए हम इन संख्याओं को देख लेते हैं। ये क्या दी है, ये 3x + 4y दिया है, अगला दिया है 3x - 4y, यानी कि एक दिया है a + b, आपका एक दिया है a - b, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a² - b² के बराबर। a² यानी कि 3x² का माइनस किसका करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 4y के होल स्क्वायर को। 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² माइनस के 4y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है 16 और y का स्क्वायर है आपके पास y², तो ये क्या हो जाएगा 9x² माइनस के 16y²। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये जो सारे क्वेश्चन थे ये आपके कब के थे, 12 सितंबर के एग्जाम पेपर के, आपके सेकंड शिफ्ट के 3 PM की शिफ्ट के एग्जाम क्वेश्चन थे सारे ये। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है। तो जिन जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।